नमस्कार। आज हम आगरा की एक ऐसी जगह की बात करेंगे जो है तो ताजमहल के बिल्कुल पास, पर अक्सर उसकी छाया में रह जाती है। यमुना के उस पार मेहताब बाग। जी, खूबसूरत जगह है दिन में। हाँ, दिन में खूबसूरत, पर रात होते ही माहौल बदल जाता है। हमारे पास एक वृत्तांत है, मेहताब बाग का काला साया। और ये कहानी कुछ और ही इशारा करती है। देखिए, दिन में तो इसे चांदनी बाग भी कहते हैं, लगता है बिल्कुल शांत, खूबसूरत। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, स्थानीय लोग, यहाँ तक कि जो मछुआरे रोज वहां होते हैं, वो भी कतराते हैं वहां जाने से। तो सवाल उठता है कि आखिर क्यों, ऐसा क्या है वहां? और यहीं से वो किंवदंती शुरू होती है ना? हाँ बिल्कुल, वो मशहूर किंवदंती कि मुगल बादशाह शाहजहां वो चाहते थे कि सफेद ताजमहल के ठीक सामने नदी के इस पार एक बिल्कुल वैसा ही काला ताजमहल बने। जी, एक अपनी बेगम मुमताज महल के लिए सफेद संगमरमर का, और एक शायद अपने लिए काले संगमरमर का। ये एक सोच है, कैद किया गया था। और लोग मानते हैं कि उस अधूरे काले ताज की नींव वो आज भी बाग की जमीन के नीचे है, दबी हुई। और कुछ खास रातों में, खासकर चांदनी रातों में, लोगों का कहना है कि उस कभी न बन पाए महल का एक धुंधला सा, डरावना सा अक्स उभर आता है वहाँ। जी, और कुछ लोगों ने तो दावे भी किए हैं। हाँ वही, मछुआरों ने, गार्ड्स ने, कि रात में अचानक दीवारें दिखती हैं, काले पत्थर की मेहराबें जो असल में है ही नहीं वहाँ, और फुसफुसाहटों की बातें भी हैं, हंडरों से, फारसी या उर्दू में। देखिए, ये किंवदंती इसलिए इतनी मजबूत है क्योंकि इसमें इतिहास का एक अंश है और फिर लोक कल्पना का बड़ा हिस्सा। शाहजहां के काले ताज बनवाने की इच्छा, इस पर इतिहासकारों में भी बहस है। क्या ये सच में उनकी योजना थी या सिर्फ एक कहानी जो किसी यूरोपियन यात्री ने शुरू की? अच्छा, ये पक्का नहीं है। जगह की पहचान बन गई, वो एक अधूरेपन का, एक रहस्य का एहसास देती है, और कहीं ना कहीं शाहजहां की अपनी कैद वाली त्रासदी से भी जुड़ जाती है। सही बात है। और इसी रहस्य की तह तक जाने के लिए एक पत्रकार रिया वहां पहुंची थी। ये जो वृत्तांत है, मेहताब बाग का काला साया, ये उसी की कहानी है, जो उसने वहां देखा और जो उसके साथ हुआ। तो ये रिया की जांच पर आधारित है पूरा वृत्तांत? हाँ, तो चलिए रिया की उस रात की कहानी में चलते हैं। रिया करीब 27 साल की, जोबाज.com के लिए लिखती थी, और उसका एक खास काम था ऐसी जगहों का पर्दाफाश करना जिन्हें लोग भूतिया कहते हैं। अच्छा, मतलब वो संदेहवादी थी, रैशनल जिसे कहते हैं। बिल्कुल। उसका मानना था कि हर ऐसी कहानी के पीछे कोई लॉजिक होता है, डर, वहम या कोई प्राकृतिक घटना। तो वो अक्टूबर की एक शाम थी, धुंध थी हवा में, यमुना भी थोड़ी उफान पर थी। रिया अकेली थी, उसके पास उसका सामान था, एक DSLR कैमरा, वॉइस रिकॉर्डर और बस फोन की टॉर्च। तैयारी के साथ गई थी वो। हाँ, रात का जो गार्ड था वो पहले तो मान ही नहीं रहा था अंदर जाने देने को, बड़ी मुश्किल से माना, पर जाते जाते उसने एक चेतावनी दी। क्या कहा उसने? उसने कहा, मैडम, अगर वो आपका नाम फुसफुसा कर बुलाएं तो जवाब मत देना। ओह। रिया ने सुना और हंस दिया, अंधविश्वास समझकर टाल दिया। ये एक क्लासिक मोड होता है ऐसी कहानियों में। नायक या नायिका को चेतावनी मिलती है, पर वो उसे नजरअंदाज कर देते हैं। ये कहानी में आगे आने वाले खतरे का संकेत होता है, और ये मनोविज्ञान भी दिखाता है, तर्क और अनजाने के डर के बीच का संघर्ष। बिल्कुल। तो रिया अंदर गई, उसने अपना रिकॉर्डर ऑन किया, सामने ताजमहल दिख रहा था, धुंध में लिपटा हुआ, चमक रहा था। वो रिकॉर्डर में बोल रही थी, अपना परिचय दे रही थी, काले ताज की कहानी का मजाक उड़ा रही थी। शुरुआत तो सामान्य थी। हाँ। लेकिन फिर जब उसने कैमरे के लेंस से देखा, तो जहां नंगी आंखों से उसे सिर्फ घास दिख रही थी, वहां कैमरे में उसे काले पत्थर के टूटे फूटे खंबे, दीवारें सी दिखने लगी, सिर्फ कैमरे में। हाँ। उसने कैमरा नीचे किया, सब नॉर्मल। फिर से लेंस से देखा, वही खंडर। वो खुद भी चौंक गई। रिकॉर्डिंग में उसकी धीमी आवाज है, ये क्या बकवास है? ये दिलचस्प है। और इसके ठीक बाद उसके वॉइस रिकॉर्डर ने कुछ पकड़ा, कुछ ऐसा जो उसने खुद नहीं सुना। एक धीमी, गहरी, मर्दाना आवाज थी, जैसे कोई टूटी फूटी उर्दू में कह रहा हो, कैद कैद। रिकॉर्डर पर, लेकिन आसपास कोई नहीं था। कोई नहीं था, बिल्कुल अकेली थी। फिर भी आवाज साफ थी रिकॉर्डर पर।
दूसरी बार जब आवाज आई तो और पास से महसूस हुई रिकॉर्डिंग में। देखिए, यहीं पर तकनीक का रोल आता है। आजकल की भूत कहानी में अक्सर होता है कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कैमरा, रिकॉर्डर, वो चीजें पकड़ लेते हैं जो हमारी आंखें या कान नहीं पकड़ पाते। हाँ, ये सुना है मैंने भी। अब ये कहानी को थोड़ा विश्वसनीय बनाने की कोशिश करता है, लेकिन इसके पीछे मनोवैज्ञानिक कारण भी हो सकते हैं, जैसे पैरीडोलिया, विजुअल पैरीडोलिया, जैसे रिया ने कैमरे में खंडर देखे, या ऑडियो पैरीडोलिया, जैसे रिकॉर्डर पर आवाज सुनना। हमारा दिमाग तनाव में या उम्मीद में अस्पष्ट पैटर्न में जानी पहचानी चीजें ढूंढने लगता है, जैसे बादलों में चेहरा दिखना। अच्छा, मतलब ये दिमाग का खेल भी हो सकता है। हो सकता है, पर कहानी तो अलौकिक दावे को ही मजबूत करती है। खैर, रिया अब काफी असहज हो चुकी थी। वो बाग में और अंदर गई तो हवा अचानक ठंडी लगने लगी और उसके फोन की टॉर्च, बैटरी पूरी थी फिर भी वो टिमटिमाने लगी, फ्लिकर करने लगी। माहौल बन रहा था पूरा। हाँ, और तभी उसने उसे देखा। रास्ते की दूसरी तरफ एक नीम के पेड़ के नीचे कोई खड़ा था, पुराने मुगलिया कपड़ों में, एक औरत, जैसे किसी दुल्हन का धुंधला सा साया, और उसका सिर एक अजीब तरह से झुका हुआ था, जैसे गर्दन टूटी हो। बाप रे! रिया एकदम सन रह गई। भागना चाहा पर पैर जैसे जम गए, हिल नहीं पा रही थी, डर के मारे। हाँ, और तभी उस आकृति ने अपना हाथ उठाया धीरे से और यमुना नदी की तरफ इशारा किया। नदी की तरफ? हाँ। रिया ने उस तरफ देखा और धुंध के बीच उसने जो देखा, नदी में से काले संगमरमर का एक पूरा महल उभर रहा था, अधूरा सा। उसके गुंबद पूरे नहीं थे, दीवारों से जैसे साया टपक रहा था, और महल के अंदर से अनगिनत पीले हाथ बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, छटपटा रहे थे। ये तो बहुत ही भयानक नजारा है और प्रतीकों से भरा हुआ। प्रतीक? मतलब? देखिए, टूटी गर्दन वाली दुल्हन, ये शायद किसी अधूरी इच्छा या किसी हिंसा का प्रतीक हो सकती है। अधूरा काला ताजमहल, वो तो सीधे सीधे शाहजहां की अधूरी योजना और उनकी कैद से जुड़ता है। और वो हाथ वो शायद उन अनगिनत लोगों की पीड़ा दिखा सकते हैं जो ऐसे बड़े निर्माणों में गुमनाम रह जाते हैं, या फिर वो खुद शाहजहां की कैद की घुटन, उनकी बेबसी का प्रतीक हो सकते हैं। ये सब मिलके कहानी के जो मुख्य भाव हैं, अधूरापन, कैद, दर्द, मौत, उन्हें एक भयानक विजुअल रूप दे रहे हैं। ये सोचने वाली बात है। रिया तो ये सब देखकर सदमे में थी ही कि तभी उसका वॉइस रिकॉर्डर वो फिर से अपने आप चालू हो गया। अपने आप? हाँ, और इस बार जो फुसफुसाहट थी वो बिल्कुल साफ थी और वो उसी के लिए थी। आवाज कह रही थी, रिया, रिया, उसका नाम पुकार रही थी। ओह, गार्ड की चेतावनी? हाँ, उसे याद आया, जवाब मत देना, पर वो आवाज, उसमें एक अजीब सी पुकार थी, एक दर्द था, और जो सबसे डरावनी बात थी, वो आवाजों से जानी पहचानी लगी, जैसे उसके मरहूम पिता की आवाज हो। भावनाओं पर चोट। हाँ, उसकी आंखों में आंसू आ गए, वो कांप रही थी, और उसने धीरे से जवाब दे दिया। उसने पूछा, पापा? और यहीं वो गलती हो गई। ये लोक कथाओं का एक जाना माना फंदा है, पीड़ित को उसके नाम से पुकारना, और खासकर किसी अपने की आवाज में। ये तर्क को हटाकर सीधा भावनाओं पर वार करता है। रिया, जो इतनी देर से संदेह और तर्क के साथ चल रही थी, अपने पिता की आवाज की नकल सुनकर वो भावनात्मक रूप से कमजोर पड़ गई। दुख ने, मोह ने उसे वो करवा दिया जिसके लिए उसे मना किया गया था। हाँ, और जैसे ही वो शब्द उसके होठों से निकला, पापा, उसके पैरों के नीचे की जमीन जैसे फट गई। क्या? हाँ, काले पानी की एक तेज लहर उठी और उसे सीधा उस काले छायादार महल की तरफ खींचने लगी। वो चीखी, उसने हाथ पैर मारे, मिट्टी पकड़ने की कोशिश की, पर दर्जनों ठंडे भूतिया हाथों ने उसकी बाहें, उसके टखने, उसका गला सब जकड़ लिया और उसे नीचे खींच लिया। हे भगवान! उसका कैमरा वहीं जमीन पर गिर गया। रिकॉर्डिंग चल रही थी। लेंस पर अंधेरा छाने से ठीक पहले कैमरे ने रिया की आखिरी चीख रिकॉर्ड कर ली। और उसके बाद? अगली सुबह गार्ड्स जब आए तो रिया कहीं नहीं थी। उन्हें सिर्फ उसका सामान मिला, वही कैमरा, वॉइस रिकॉर्डर, फोन, सब वहीं पड़ा था। रिया का कोई निशान नहीं। गायब हो गई? पूरी तरह से गायब। और रिकॉर्डिंग का क्या हुआ? जब वॉइस रिकॉर्डर को प्ले किया गया तो पहले रिया की आवाज थी, वो रिपोर्टिंग कर रही थी। फिर कुछ देर खामोशी, और उसके बाद अजीब सी आवाजें, जैसे सैकड़ों लोग एक साथ कुछ बुदबुदा रहे हों, फारसी या कोई पुरानी जुबान में।
मंत्र जैसा कुछ। और रिया की आवाज, उसका आखिरी रिकॉर्डेड शब्द था वही पापा। पापा। तो रिया की कहानी ने तो उस किंवदंती को जैसे जिंदा कर दिया, या कहें कि और पुख्ता कर दिया। हाँ, उसका वो लेख तो कभी छपा नहीं, लेकिन स्थानीय लोग वो कहते हैं कि कुछ रास्तों में अगर आप मेहताब बाग में रिकॉर्डर लेकर जाएं तो कभी कभी एक महिला की आवाज सुनाई देती है, अंग्रेजी में मदद के लिए पुकारती हुई। रिया की आवाज शायद। और कभी कभी वो साए वो फुसफुसाते हैं, रिया। ऐसी कहानियां ही होती हैं जो स्थानीय किंवदंतियों को जिंदा रखती हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती हैं। और ये जो अनसुलझापन है, रिया का गायब होना, ये अलौकिक में विश्वास को या शायद डर को और गहरा कर देता है। ये उस जगह को सिर्फ एक ऐतिहासिक खंडर नहीं रहने देता, बल्कि एक एक्टिव डरावनी कहानी का केंद्र बना देता है। सवाल वही रहता है, क्या ये सच था या बस एक और कहानी जो समय के साथ बन गई? तो ये थी मेहताब बाग की कहानी। कैसे एक पुरानी किंवदंती काले ताजमहल की एक आज की रहस्यमयी गुमशुदगी से जुड़कर और भी ज्यादा डरावनी हो जाती है। ये दिखाता है कि स्थानीय लोक कथाओं में कितनी ताकत होती है। हाँ, और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि जब इतिहास, किंवदंती और किसी का व्यक्तिगत दुख, जैसे रिया का अपने पिता को खोना, ये सब एक जगह पर मिलते हैं, तो असलियत की सीमाएं कहाँ तक धुंधली हो सकती हैं। क्या डर, अकेलापन, उस जगह का माहौल, ये सब मिलकर किसी के मन पर ऐसा असर डाल सकते हैं कि वो देखने सुनने लगे जो शायद वहाँ है ही नहीं। या फिर क्या वाकई कुछ कहानियां, कुछ अधूरे काम, कुछ अतृप्त आत्माएं अपना वजूद बनाए रखती हैं, अपने पूरे होने का या शायद सुने जाने का इंतजार करती हैं। ये जो अधूरापन है, चाहे किसी इमारत का हो या किसी इंसान की कहानी का, ये अपने आप में एक गहरा सवाल छोड़ जाता है। मेहताब बाग का रहस्य वो आज भी कायम है, और रिया की कहानी ने उसमें यकीनन एक बेचैन करने वाली परत जोड़ दी है। आज की हमारी ये चर्चा यही खत्म होती है। उम्मीद है मेहताब बाग की ये कहानी शायद कुछ देर आपके जहन में गूंजती रहेगी।